हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। ये लेक्चर नंबर 14 है और यूनिट 2 हम लोग लेकर के आए हैं मैकेनिक्स का। तो हिंज एंड रोलर सपोर्ट के ऊपर बेस्ड जो बीम्स होंगे उनके ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग अपने इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो जैसा कि एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन जो है आपका हिंज एंड रोलर सपोर्ट से रिलेटेड है। हिंज और रोलर की बात हम लोग पहले कर चुके हैं। हम लोगों ने देखा था कि हिंज सपोर्ट में क्या होता है और रोलर सपोर्ट में क्या होता है। तो उससे जो क्वेश्चन निकल के आएगा उसको किस तरह से सॉल्व करना है और हमारा अप्रोच क्या होगा उसको सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग अपने इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बस ध्यान से देखते जाइए एक एक पॉइंट्स को। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ बीम ए बी ऑफ स्पैन 6 मीटर, यानी एक बीम है उसका स्पैन लेंथ कितना है 6 मीटर का। तो यही हमारा बीम है जिसमें हम ए बी सी डी हम बोल सकते हैं, या ए सी डी बी जो है हमारा वो एक बीम है। इसमें सी और डी पॉइंट जुट गया है, इसीलिए पूरा जो बीम होगा उसका नाम हो जाएगा ए बी। ठीक है। इज लोडेड, अच्छा उस बीम की जो लंबाई है, दूरी है, वो कितनी है तो 6 मीटर की। इज लोडेड एज शोन इन द फिगर, ये क्या है, इस पे लोडिंग की गई है, बहुत सारे लोड्स लगाए गए हैं जैसा कि पिक्चर में दर्शाया गया है। तो बोल क्या रहा है, डिटरमाइन द रिएक्शंस एट ए एंड बी, यानी ए एंड बी पे जो है रिएक्शन फोर्स आपको निकालना है। तो क्लियरली आपको दिख क्या रहा है, यहाँ पे क्या है, जो सपोर्ट रिएक्शन बनाया गया है वो ग्राउंडेड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राउंडेड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हिंज सपोर्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिंज सपोर्ट, यानी ये बिल्कुल ही अपने जगह पे फिक्स है, लेकिन ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम सकता है। ठीक है, ये बाद की चीजें हम लोग करेंगे, उसके बारे में जिक्र। दूसरा जो है हमारा यहाँ पे चक्का लगा हुआ है, देख रहे हैं गोल गोल चक्का लगा हुआ है और फिर उसको ग्राउंड पे रखा गया है। तो ये हमारा जो होता है वो हो जाता है रोलर सपोर्ट। ये क्या हो जाता है, रोलर सपोर्ट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिलेंगे आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आप गुजरेंगे कहीं नौकरी वगैरह करेंगे, सिविल इंजीनियर खासकर। तो जब पुल बनाने की बात होगी, मेटल्स वहाँ पे यूज़ करेंगे आप सपोर्ट के लिए, चाहे बीम के लिए। तो उन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत ही अलग अलग प्रकार की रहती है। जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, इन सब की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो बहुत सारे मेटल जो होते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे फैलते और सिकुड़ते हैं। टेम्परेचर जो है अगर बढ़ जाएगा तो फैलेगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो सिकुड़ेगा। तो मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है। या फिर उस पर अगर लोड पड़ेगा तो भी वो फैलेगा, लोड हटेगा तो वो सिकुड़ जाएगा। तो ऐसा बहुत ही कम लेवल पे होता है, जो हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, डेल एल से हम लोग डिनोट करते हैं। तो वैसे चीज़ों को कंपेंसेट करने के लिए हम लोग जो है सपोर्ट जो लगाते हैं वो हम लोगों का कुछ इस तरह का रहता है। मैक्सिमम जितने भी ब्रिज बनते हैं, जितनी भी पुलों का निर्माण होता है, वो सारी पुलों में जो है आपका यही सपोर्ट रहता है। एक तरफ हिंज रहता है और दूसरी तरफ रोलर रहता है। तो रोलर देने से क्या होता है कि आपका एक तरफ तो फिक्स है, लेकिन जैसे ही आप लोड लगाइएगा तो क्या होगा, ये बीम जो है वो फैलेगा। तो बीम फैलेगा तो क्या होगा, रोलर जो है थोड़ा सा खिसक जाएगा। समझ रहे हैं। तो बीम के लेंथ को वो कॉम्पेंसेट कर लेगा, उसके तनाव के वजह से भी जो फैलना होगा वो बीम अपने रोलर सपोर्ट की वजह से उसको कॉम्पेंसेट कर लेगा। ठीक है, और स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। पर यदि हम दोनों तरफ रोलर्स को लगा देंगे तो क्या होगा कि वो स्टेबल नहीं रहेगा, उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर दोनों तरफ हम हिंज सपोर्ट लगा देंगे तो क्या होगा, बीम टूट जाएगा, है ना। उसको फैलने का जगह नहीं मिलेगा तो वो टूट जाएगा, सिकुड़ने का जगह नहीं मिलेगा तो टूट जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का सपोर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस तरह के सपोर्ट लगाने के बाद जो है हमारा रिएक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो हम लोग देखते हैं। सो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक हिंज सपोर्ट है और दूसरा रोलर सपोर्ट है। तो हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि जहाँ भी कोई भी किसी भी तरह का लोड हो या सपोर्ट हो, सबको चेंज कर दो एक पॉइंट लोड में। ठीक है, एक पॉइंट लोड में उसको बदल देना है। तो हम लोग जानते हैं कि हिंज सपोर्ट में जो लोड आ जाता है, दूसरा जो लोड, एक फिगर और बनाएंगे जिसमें सिर्फ बीम को हम दिखाएंगे। उस बीम पे हम लोग क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन फोर्स। मैं यहाँ नीचे में बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप भी एग्जाम में कुछ इसी तरह बनाएंगे।
तो इसमें क्या लगाएंगे आप, हिंज सपोर्ट है पॉइंट ए पे, तो हम लगा देंगे एक आर ए या वी ए, इसको वी ए भी बोल सकते हैं, और इसी पॉइंट पे जो है वो लग जाएगा एच ए, जो इसी पॉइंट के ऊपर लगेगा, पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, इस हिंज सपोर्ट के बदले जो है 2 रिएक्शन फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ 5 किलो न्यूटन है, तो हम यहाँ बना देंगे 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड जो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। उसके बाद है यूडीएल, यूडीएल है 5 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो यूडीएल को तोड़ देंगे हम पॉइंट लोड में। कहाँ लगेगा, बिल्कुल बीचों बीच लगेगा। यूडीएल को जो तोड़ते हैं तो उसके लेंथ से गुना कर देते हैं, सो 5 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 10, और बीचों बीच लगेगा तो यहाँ पे 1 मीटर पे जो है ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग जाएगा, बिल्कुल 1 मीटर की दूरी पे। अगर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 1 मीटर होगा। ठीक है, ये पॉइंट सी हो गया, और इस पॉइंट का नाम कुछ भी ले लीजिए आप, ई ले लीजिए मान लीजिए, और यहाँ पे डी पॉइंट है पहले से दिया हुआ, तो यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी 1 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, यानी बिल्कुल सेंटर पे लगेगा। डी पे जो है एक फोर्स आ रहा है इस तरफ से, ऐसे आ रहा है 4 किलो न्यूटन का, कितने एंगल पे, तो 135 डिग्री पे। तो यदि इस फोर्स की हम संरचना देखें तो वो कुछ इस तरह का है। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो ये सीधा हमको थर्ड क्वाड्रेंट में जाता हुआ दिख रहा है। कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको अलग से यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमको इधर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, और इसका एंगल कितना है, 135 डिग्री का। तो 135 डिग्री हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, तो इसको इसी के घर में हम लोगों को देखना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से 135 है तो सेकेंड क्वाड्रेंट से कितना होगा, 180 में से 135 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि इस क्वाड्रेंट में अगर फोर्स रहेगा तो वो 45 डिग्री का रहेगा एक्स एक्सिस से। अब ये इस क्वाड्रेंट में है नहीं, चूंकि नीचे जा रहा है, तो अब ये इस क्वाड्रेंट में आ गया। इससे एक्स से 45 था, तो यहाँ के एक्स से भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये फोर्स जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहा है। इसका वैल्यू कितना है, 4 किलो न्यूटन का। ये इंक्लाइंड लोड कहते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड लोड। अब इस 45 डिग्री के फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करेंगे तो एक फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलेंगे 4 cos 45, और यहाँ पे जो फोर्स आएगा उसको हम लोग बोलेंगे 4 sin 45। जैसे ही ये खत्म होगा, ये फोर्स जो है आपका खत्म हो जाएगा, ये फोर्स आपका हट जाएगा। अब सिर्फ इस फोर्स के बदले 2 फोर्स बने, एक 4 cos 45 और एक 4 sin 45। सेम टू सेम फोर्स को आप यहाँ पे बना दीजिए। उस इंक्लाइंड लोड के वजह से 4 cos 45 इधर लग रहा है, तो हम यहाँ पे बना देंगे 4 cos 45, और एक फोर्स आ रहा है नीचे, कितना आ रहा है, तो 4 sin 45। ठीक है, अब यहाँ से किलो न्यूटन को हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यूनिट लिखना नहीं पड़े। यूनिट तो आपको लिखना ही नहीं है बीच में। ठीक है, अगला यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब आ गए हम लोग रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट पे हम लोगों को पता है कि क्या करना रहता है, सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स लगाना है। यानी कि इस पॉइंट पे सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे RB, पॉइंट बी पे। ठीक है, तो अब आपका जो डायग्राम है वो रिजॉल्व होने के बाद कुछ इस तरह का बन गया है डायग्राम। ये डायग्राम अब इस तरह का बन गया है। ठीक है, तो अब हम लोग के लिए आसान हो जाएगा इसके जो फोर्सेज हैं उसको कैलकुलेट करना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके फोर्सेज को कैलकुलेट करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, हमको दिख रहा है, इतना हम लोगों ने कर लिया ना। अब हम लोग को सिर्फ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। सबसे पहला कंडीशन है समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स जो भी है उसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखेंगे हॉरिजॉन्टल कौन कौन है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक HA है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो हम लिख देंगे HA। फिर आ जाएगा 4 cos 45, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो हम लिख देंगे प्लस 4 cos 45 इज इक्वल टू 0। उधर से तो कुछ आ नहीं रहा है, तो यहाँ से हमको HA का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, HA बराबर हो जाएगा -4 cos 45। इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2.82 किलो न्यूटन माइनस में। ठीक है, माइनस का मतलब हो गया कि HA की वैल्यू जो होगी वो HA के तरफ आती रहेगी, यानी HA की वैल्यू इधर नहीं लग रही है, HA की वैल्यू किधर लग रही है, उल्टी लग रही है। अभी हम लोग आएंगे उसके तरफ।
दूसरा जो है हम लोगों का है वो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 लेते हैं। समेशन एफ वाई 0 लेंगे तो सारे वाई एक्सिस के फोर्स हम लोगों को देखना है। यहां से स्टार्ट करेंगे, आर ए ऊपर की ओर जा रहा है तो लिख देंगे आर ए, फिर आगे बढ़ेंगे, इधर देखेंगे आर बी ऊपर की ओर जा रहा है तो लिख देंगे प्लस आर बी। उसके बाद नीचे की ओर कितने फोर्स आ रहे हैं तो 5, 10 और 4 साइन 45। ये 4 साइन 45 जो है पूरी तरह से एक फोर्स है। 4 cos 45 जो है वो पूरी तरह से एक फोर्स है, इसको अलग अलग नहीं कीजिएगा, ये पूरा एक फोर्स बनेगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कुछ डाटा आ जाएगा, पर हमने यहाँ पे लिख दिया है इसको आसान करने के लिए, ताकि आप इसको इक्वेशन में डायरेक्टली लिख के इसको सॉल्व कर ले, कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे शॉर्ट में लिखने का। ठीक है, अब हम इसको लिख देंगे -5 - 10 -4 sin 45 इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 5 + 10 15 + 4 sin 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 17.82। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को आर ए प्लस आर बी मिला एक इक्वेशन होगा। तीसरा इक्वेशन हमको क्या बोलता है, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा एम 0 करेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ पे कर देंगे समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू 0। समेशन एम ए 0 करेंगे तो क्या होगा, एच ए और आर ए जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर लग रहा है। फिर आ जाएगा 5, तो 5 का रोटेशन होगा क्लॉकवाइज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 2। फिर आगे बढ़ेंगे तो 10 का रोटेशन होगा क्लॉकवाइज प्लस 10 इंटू इसका डिस्टेंस पॉइंट ए से कितना होगा तो 3 मीटर का, 10 × 3। मोमेंट का मैंने समझाया हुआ है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगला जो है वो है 4 sin 45। 4 sin 45 की वजह से भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 4 sin 45 और परपेंडिकुलर दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, पॉइंट ए से 4 sin 45 की, तो हो जाएगी 4 मीटर की। ठीक है, ये हो जाएगी 4 मीटर की। इसके बाद जो है 4 cos 45, ये भी किसी ना किसी तरह से पॉइंट ए से ही होके जाएगा, तो इसका भी परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट ए से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको भी मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर अगला हो जाएगा आर बी। आर बी के वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो यहाँ लिखेंगे -RB और आर बी की दूरी पॉइंट ए से कितनी है, तो परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, तो 1, 2, 2 4 और 2 6, ये भी 2 मीटर का है। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका यहाँ पे आ गया। तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आरबी का एक वैल्यू आ जाएगा। आरबी का जो वैल्यू आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद वो आ जाएगा वो आ जाएगी 8.55 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इस 8.55 किलो न्यूटन को हम लोग जब इसमें डालेंगे तो हमारा आर ए का वैल्यू आ जाएगा, आर ए बराबर 17.82 माइनस 8.55, तो ये कुछ आ जाएगा 9.27 किलो न्यूटन। ये कितना आ जाएगा 9.27 किलो न्यूटन, यानी आर ए का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 9.27 और आर बी का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 8.55 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हम लोगों को आर ए, आर बी और एच ए मिल गया। अब हम लोग को एक और काम करना है। अब हम लोग को करना क्या है कि जो पॉइंट ए है यहाँ पे हम लोग को एक रिजल्टेंट फोर्स बताना होगा कि वो फोर्स हमारा कहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो दो फोर्स हैं, आर ए भी है और एच ए भी है, हम लोगों ने तोड़ा था। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। हम लोगों को पता है कि एच ए का वैल्यू जो है वो कितना आया है, तो -2.82 आया है। तो अगर हम एच ए को यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एच ए को यदि हम x और y एक्सिस पे बनाते हैं तो एच ए हमारा कुछ इधर आ जाएगा, कितना है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.82 किलो न्यूटन। ठीक है, आर ए जो है वो कहाँ है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो आर ए आ जाएगा आपका यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना है 9.27 किलो न्यूटन। यानी कि जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का वो कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं इन दोनों का रूट अंडर रिजल्टेंट जो फोर्स होगा रिएक्शन एट ए,
वो क्या होगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9.27 का होल स्क्वायर प्लस 2.82 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी कुछ, ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9.68 किलो न्यूटन की। यानी कि एक फोर्स जो है यहाँ पे लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 9.68 किलो न्यूटन। यही फोर्स जो है आपका यहाँ पे लगेगा। अब इसका हमको एंगल निकालना है वाई एक्स एक्सिस से, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। एफ वाई कितना है 2.82, तो 2.82, एफ एक्स कितना है 9.27। बस थीटा का वैल्यू ले लीजिए, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स। सो इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 16.9 के आसपास, 16.9 डिग्री, यानी ये एंगल हो जाएगा 16.9 डिग्री। अब जो इन दोनों के बदले में फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा, अब हम लोग एक और फिर से डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे आर ए और एच ए को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ हम दिखाएंगे जो रिजल्टेंट आया है हमारा। रिजल्टेंट कितना आया है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, रिजल्टेंट जो है आया है वो आया है 9.68। यहाँ रिजल्टेंट एट ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9.68 किलो न्यूटन, और इसका एंगल कितना हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस से हो जाएगा 16.9, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है, सो ये हो जाएगा 16.9 डिग्री। ठीक है, तब जाकर के हमारा ये क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व होगा, क्योंकि आपका आर ए जो पॉइंट है ए पे वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है ना, वहाँ पे एच ए भी है और एक वी ए भी है, यानी वर्टिकल, वहाँ पे आर ए मैंने लिख दिया, वी ए होगा। सो दोनों को हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, एक रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको पता है रूट अंडर समेशन एफ एक्स स्क्वायर समेशन एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट। उसके बाद उससे हम लोग जो वैल्यू आएगा उसको एंगल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को डायरेक्शन भी मिल जाएगा, वो मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा हिंज और रोलर सपोर्ट के लिए, जिसमें हम लोग कपल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक कपल होगा जो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कपल, हम लोग देखेंगे कि वहाँ उसको हम लोग किस तरह से इक्वेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पे रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप ध्यान से इसको देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।